अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम यूनिट 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम इसके पार्ट्स बनाऊं, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी है तो ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो मैं इसको बाय पार्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। फर्स्ट जो हम चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स। इसमें 3 जगह पर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस वो भी 2 हैं, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस वो भी 2 हैं, और फिर कॉम्प्रीहेंशन में 8 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को साथ साथ समझाती भी जाऊं कि क्वेश्चन में और आंसर में है क्या। इन चीज़ों को मैं ट्रांसलेट करूंगी, डिस्कस करूंगी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम एंड शेयर योर व्यूज अबाउट इट। जो पोएम का टाइटल है उसको पढ़ो, उस पर गौर करो और अपनी राय दो इसके बारे में कि ये टाइटल, क्योंकि टाइटल मेन चीज होता है जिसमें आपको पूरी पोएम का या पूरे किसी चैप्टर का या स्टोरी का या नॉवल का एक पूरा एसेंस मिल जाता है, एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि इसके अंदर मेन आइडिया क्या होगा। तो इस पोएम का टाइटल पढ़ के आपके क्या राय है? आंसर: द पोएम The Cry of the Children is a powerful criticism of child labor and societal neglect. ये जो पोएम है ना, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये एक बहुत मजबूत किस्म का तंज है। क्रिटिसाइज किया गया है सोसाइटी को, ये जो बच्चों के साथ उनको हम निगलेक्ट करते हैं या बच्चों के साथ जो चाइल्ड लेबर उनसे मेहनत ली जा रही होती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तंज है। इट हाईलाइट्स द डीप सफरिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। जिस चीज को इसने उजागर किया है, वो जो बच्चे, मासूम बच्चे बहुत ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको इसने हाईलाइट किया है। हु आर बर्डन्ड विद सोरो, जो के बोझ तले दबे हुए हैं, दुखों के बोझ तले दबे हुए हैं, इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग अ केयर फ्री चाइल्डहुड, बजाय इसके कि वो आजाद बचपन गुजारें, वो दुखों के बोझ तले दबे हुए हैं। इस बात को इस पोएम ने उजागर किया है। द पोएटस यूजेस इमोशनल लैंग्वेज, उसने बड़ी जज्बाती किस्म की जुबान इस्तेमाल की है, और विविड इमेजरी, और उसने इमेजरी एक पोइटिक लैंग्वेज, एक पोइटिक फॉर्म है, या हमारी इमेजिनेशन में वो चीज़ हम सोच सकें, हम जान सकें। जैसे वो कहती है कि पानी भरना, या कोई ऐसे वर्ड्स जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो इस चीज़ को हम इमेजरी बोलते हैं। The poetess uses emotional language and vivid imagery to appeal to the reader's conscience and call for change. उसने ऐसी इमेजरी इस्तेमाल की है जो कि पढ़ने वाले के शऊर को जगाती है, हमारा जो कंसाइंस सो चुका है उसको जगाती है, और एक आज़ाद तब्दीली के लिए कॉल है, पुकार है कि जो कुछ चल रहा है उसको बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई माइट चिल्ड्रन क्राई बिटरली। क्यों बच्चे रो सकते हैं बुरी तरह? उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, और पहले हम ये बताएंगे कि जनरली क्या रीजंस होते हैं, और फिर हम ये बताएंगे इस पोएम में क्या रीजन है, क्या वाकई एक्चुअली बच्चे रो रहे हैं या ये एक सिंबल इस्तेमाल हुआ है। चिल्ड्रन माइट क्राई बिटरली ड्यू टू पेन, बच्चे रो सकते हैं अगर उनको कहीं दर्द हो रहा हो, एग्जॉस्शन, वो थके हुए हों, फियर, उनको कोई डर हो, और इमोशनल डिस्ट्रेस, या जज्बाती तौर पर वो किसी हिजान, परेशानी का शिकार हो। इन द पोएम्स कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में चले जाएं, दे क्राई, वो रोते हैं, बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशंस, क्योंकि हालात उनके लिए बहुत सख्त हैं। ओवरवर्क, उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, जिसकी वजह से उनका जो बचपन है वो जाया हो रहा है, गुम हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। कॉज बाय एन अनकेयरिंग सोसाइटी, और ये सब कुछ उस मुआशरे की वजह से हो रहा है जो उनकी केयर नहीं कर रही, उनका ख्याल नहीं रख रही। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, ये भी 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हमने प्री रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं, नाउ वाइल रीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर द चिल्ड्रन लीनिंग अगेंस्ट देयर मदर्स। क्यों बच्चे अपनी माओ के सामने झुके हुए हैं, यानी उनकी गोद में उन्होंने सर क्यों रखा हुआ है। लिटरली अगर हम लिटरल सेंस में बात करें तो बच्चों ने माओ की गोद में नहीं सर रखा हुआ, लेकिन माओ के गोद में सर रखने का मतलब यह है कि माओ के पीछे छुपना, उनसे तहफ्फुज लेना। द चिल्ड्रन आर लीनिंग अगेंस्ट देयर मदर्स, बच्चे अपनी माओ के गोद में सर रखे हुए हैं, झुके हुए हैं, फॉर कंफर्ट एंड सपोर्ट, ताकि उनको तसल्ली मिले और उनका वो सहारा बन सके।
गरीब माँ बाप भी बच्चों का सहारा नहीं बन सकते, यानी जब गुर्बत आती है, जब पैसे की तंगी आती है, तकलीफ आती है, तो हर कोई उस चक्की में पिस रहा होता है। एक दूसरे से मोहब्बत भी इस मुश्किल से इंसानों को निकाल नहीं सकती। बट इवन देयर मदर्स प्रेजेंस कैन नॉट ईज देयर डीप सोरो। यहाँ तक कि उनकी माओ का की मौजूदगी भी उनको इतना दुख है कि वो मौजूदगी भी उस दुख को कम नहीं कर पा रही। दिस शोज, इससे पता चलता है द इंटेंसिटी ऑफ देयर सफरिंग, कि कितना ज्यादा, कितना इंटेंस, कितना शदीद गहरा जो दुख है उन बच्चों को पहुंचा है कि माओ की गोद भी उनको तसल्ली नहीं दे पा रही। एंड इमोशनल पेन, और जज्बाती तौर पर वो कितनी तकलीफ में है, इस बात का पता हमें इस पोएम से चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी गलती है, शायद बिल्कुल नई बुक है, अभी प्रिंटिंग के कुछ इश्यूज सामने आएंगे। हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डज हैप्पी फादरलैंड सजेस्ट इन द पोएम? हैप्पी फादरलैंड, ये एक आयरनी लगती है। आयरनी भी एक पोएटिक फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें हम अच्छे तरीके से, मजाहिया तरीके से किसी चीज के ऊपर यानी हल्का सा तंज करते हैं, लेकिन उसको लपेट लेते हैं हंसी मजाक में। तंज करो लेकिन मीठा, जैसे ज्यादातर हमारे जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, जैसे मजाक रात है, ऐसे कुछ और शोज भी हो रहे होते हैं जिसके अंदर वो सोसाइटल इश्यूज को डिस्कस तो कर रहे होते हैं, लेकिन लाइटर वे में, उनकी टोन बड़ी लाइट होती है, होती वो आयरनी है, कर वो तंज ही रहे होते हैं, लेकिन सेटायर नहीं है, सख्त तंज नहीं है, हल्का तंज है, हल्का फुल्का तंज, जिसमें बात मजा में कर दें, दूसरे को बुरी ना लगे, लेकिन हो तंज ही की बात, वो कोई सोसाइटल इशू ही को डिस्कस कर रहे हो। हैप्पी फादरलैंड इज यूज आयरॉनिकली। तो हैप्पी फादरलैंड जो है, यहाँ पर ये वर्ड्स आयरॉनिकली, तंजिया तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। हल्के फुल्के तंज में, मिजाज में लपेट के जो तंज किया जाता है उसमें डाले गए हैं इन द पोएम, इस पोएम में, टू हाईलाइट द कंट्रास्ट, ताकि उजागर कर सकें कि कितना मुख्तलिफ है, तजाद है बिटवीन द नेशंस प्राउड इमेज। यहां बात इंग्लैंड की हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंग्लैंड बहुत तरक्की कर रहा है, और लोग, जो दुनिया देखती है वो इंग्लैंड की तरक्की को देख रही है। उस तरक्की में पिसने वाली छोटे बच्चे, जो चाइल्ड लेबर, या वो लोग जो इंडस्ट्रीज को की डेवलपमेंट में अपनी जानें गंवा रहे हैं, या मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको जरा थोड़ा दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट है उस कौम में जिसका इमेज लोगों के ऊपर तासुर ऐसे है कि वो बड़ी प्राउड नेशन है, बड़ा फख्र है उसे अपने अमीर होने पर, अपने मजबूत, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एंड द हार्श रियलिटी। और दूसरी तरफ क्या चीज है? ये सख्त हकीकत, फेस बाय इट्स सफरिंग चिल्ड्रन। जो लेबर क्लास के बच्चे हैं, वो जो तकलीफें इस सब के पीछे बर्दाश्त कर रहे हैं, उस चीज का जो कंट्रास्ट है वो इस पोइम के अंदर डिस्कस हुआ है। इट क्रिटिसाइजेस, ये तंज करती है, अ सोसाइटी, उस मुआशरे को, दैट क्लेम्स टू बी हैप्पी, जो इस बात को क्लेम करती है, वो ऐलान करती है कि हम तो भाई आजाद हैं, हमसे ज्यादा आजाद कोई नहीं है, वाइल इग्नोरिंग द पेन ऑफ इट्स यंगेस्ट। लेकिन यही कौम दूसरी तरफ अपनी सबसे छोटी नस्ल, बच्चों को इग्नोर कर रही है, एंड मोस्ट वल्नरेबल, और वो बच्चे जो इंतहाई कमजोर हैं। कंप्रीहेंशन पैसेज, अब जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज इन द पोएम? इस पोएम में कौन सी अलामती जुबान इस्तेमाल हुई है? अलामती जुबान, फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, एक्चुअली वो चीजें नहीं होती। हमने एक बात की, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि जो इंसान का ग्रीफ है, उस ग्रीफ ने, उस दुख ने छोटे बच्चों के गालों को प्रेस करके उस इतना लटका दिया है कि वो उनके बचपन के गाल बुढ़ापे के गाल नजर आते हैं। तो ये क्वालिटी ग्रीफ की, दुख की तो नहीं है कि वो प्रेशर दे सके, ये तो इंसानी क्वालिटी है ना। तो हमने एक बात कही लेकिन मतलब बहुत गहरा, बहुत डीप हो गया, इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं, यानी जू मानी बात करना। तो हमें एग्जाम्पल किस चीज की लेनी है? क्वेश्चन में आ रहा है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। आपने एग्जाम्पल्स देनी है, एक्सप्लेन देयर इफेक्ट, और इनका इफेक्ट बताना है। आंसर इज द पोएम यूजेस पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब हम बेजान चीजों को या जानवरों को इंसानी क्वालिटी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सच एज मैन्स ग्रीफ प्रेसेस डाउन द चीक्स ऑफ इन्फेंसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही एक एग्जाम्पल दी कि जो इंसान का दुख है वो दबाता है, बचपन के गालों को इतना प्रेशराइज करता है, इतना दबाता है कि वो ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं, नहीं बुढ़ापा बड़ी जल्दी उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है कि वो प्रेशर दे सकते हैं, और ये प्रेशर एक इमोशन यानी ग्रीफ को दिया गया, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। गिविंग एडल्ट सॉरो अ फिजिकल प्रेजेंस, यहाँ पर जो इंसान का दुख है इसे एक इंसानी शनाख्त वजूद दे दिया गया है, दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों के ऊपर असर डाल रहा है। देयर इज ऑल्सो मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर भी है, जैसा कि लाइक आवर ग्रेव रेस्ट इज वेरी फार टू सीक। वो बच्चे जब रिप्लाई कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें आराम नहीं मिल रहा, लेकिन हमें जो अब्दी आराम, ग्रेव रेस्ट, हमेशा का जो पीस है, अमन है, वेरी फार टू सीक, वो हमें मिलना बहुत दूर है। यानी उनका ख्याल है कि मौत ही उनको आराम दे सकती है, और जिंदगी का भी आगाज किया है तो मौत बहुत दूर है। तो यहाँ पर ये बात एक मेटाफर है। इम्प्लाइंग चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर पीस, इससे पता चलता है कि जो बच्चे हैं ना वो अमन के लिए का इंतजार करें, इवन इन डेथ, और वो समझते हैं कि अमन बहरहाल आखिरकार उनको मौत ही में मिलेगा। These devices highlight the burden placed on innocent lives. ये जो डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, या फिगरेटिव लैंग्वेज जो है, ये उजागर करती हैं उस बर्डन को, उस वजन को, उस तकलीफ को जो बच्चों को के ऊपर हावी है, और उसने उनकी मासूम जिंदगी के ऊपर गहरा असर डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी? पोएट ने इमेजरी को कैसे इस्तेमाल किया है टू कन्वे द चिल्ड्रन सॉरो, बच्चों के दुख हम तक पहुंचाने में। साइट स्पेसिफिक लाइंस टू सपोर्ट योर एनालिसिस, और आप जो नतीजा निकालें उसको साबित करने के लिए लाइंस भी कोट कीजिए। द पोएट यूजेस विविड इमेजरी, शायरा ने बहुत ज्यादा खुली, बहुत ज्यादा इमेजरी इस्तेमाल की है, जैसा कि दे लुक अप विद देयर पेल एंड संकन फेसेस, उन्होंने ऊपर देखा अपने जर्द हुए और पिचके हुए गालों के साथ। इमेजरी क्या होता है? जो चीज आप इमेजिन कर सको। हम इमेजिन कर सकते हैं पिचके हुए गाल और जर्द चेहरे। यू कैन इमेजिन जर्द चेहरे किसको कहते हैं, पिचके हुए गाल किन लोगों के होते हैं, जिन चीजों से आपकी इमेजिनेशन, आपकी जो सेंसेस, 5 सेंसेस हैं, वो अलर्ट हो जाएं और आप इमेजिन कर सकें चीजों को, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। इसके बाद कहाँ यूज की है? वीपिंग सोर बिफोर द बॉसम्स ऑफ देयर मदर, वो रो रहे हैं अपनी माओ की गोद में सर देकर। तो यू कैन इमेजिन अ चाइल्ड वीपिंग, और उसका जो मदर की लैप में उसका सर है, तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग टू इवोक द फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन ऑफ द चिल्ड्रन। ये चीज क्यों इस्तेमाल किया शायरा ने? ताकि वो उभार सके वो जज्बाती और फिजिकल, जिस्मानी तकलीफ, थकावट जो उन बच्चों की है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिला सके। दिस इमेजरी मेक्स द रीडर फील, ये जो इमेजरी है इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो रीडर है वो महसूस कर सकता है देयर पेन एंड वल्नरेबिलिटी, उनकी कमजोरी और उनकी तकलीफ को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्प्लाइड मैसेज अबाउट सोसाइटीज ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द पोएम? क्या मैसेज है जो सोसाइटी का जो रवैया है बच्चों के साथ, वो उसके बारे में क्या मैसेज है इस पोएम में? हाउ डज द पोएटेस कन्वे दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को पोएटेस ने किस तरह हम तक पहुंचाया है? द पोएटेस क्रिटिसाइजेस अ सोसाइटी, जो शायरा है वो एक मुआशरे के ऊपर, एक सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज करी है, तंज करी है, दैट फोर्सेस चिल्ड्रन इनटू सफरिंग, जिसने मजबूर कर दिया है बच्चों को कि वो मुसीबतें बर्दाश्त करें एंड लेबर और मुशक्कत करें। बाय कंट्रास्टिंग देयर वीपिंग विद इमेजेस ऑफ फ्री जॉयफुल यंग एनिमल्स, यहां पर उसने एक कंट्रास्ट दिया इस पोएम के अंदर बच्चों का, कि रोते हुए बच्चे हैं ना, उनका इमेज एक तरफ क्रिएट किया है, और दूसरी तरफ उसने ये भी बताया कि जो आजाद खुशियां मनाते हुए छोटे छोटे जानवर हैं उनका कंपैरिजन रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसी उम्र के छोटे छोटे बच्चे अगर जानवरों के हैं तो जानवरों को भी पता है कि इनको आज़ादी चाहिए, उनको खुशियां मनाने का वक्त है, टेंशन तकलीफें इनके लिए नहीं बनी, लेकिन इंसान के बच्चे उसी उम्र में खेल कूद भूल कर मुसीबतों में पड़े हैं। तो इस कॉन्ट्रास्ट को उसने इमेजेस के थ्रू हम तक पहुंचाया।
द यंग फॉन्स, लाइन्स यहाँ पर कोट करी हूं, द यंग फॉन्स आर प्लेइंग विद द शैडोज, कि जो छोटे छोटे हिरन के बच्चे हैं वो उस वक्त सायों से खेल रहे हैं. द पोएटेस शोड हाउ अननेचुरल एंड अनजस्ट देयर मिजरी इज, कि किस तरह कितनी ज्यादा गैर फितरी और बेइंसाफी पर मबनी है ये तकलीफें जो वो बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Based on the contrast, what do the children's pale faces and weary feet suggest about their experiences? ये जो कॉन्ट्रास्ट पोइटस ने दिया है, इसकी बेस पर वो जो बच्चों के जर्द चेहरे हैं और उनके थके हुए कदम हैं, वो उनके तजुर्बात के बारे में क्या बताते हैं. यूज इन्फ्रेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन. यहाँ पर अपना आप नतीजा अखज करना है, कंक्लूजन निकालना है, तो आपने इन्फ्रेंस यूज करना है. इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस होता है खुद से अखज करना, एज्यूम करना. आप पोइटेस की पोइट्री पढ़ते हो और उससे जो नतीजा निकालते हो, एज्यूम करते हो, वो एजम्पशन क्या है? वो इन्फरेंस है. देयर पेल फेसेस एंड वेरी फीट सजेस्ट, जर्द चेहरे और थके हुए कदम सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, हमें समझाते हैं. दे आर ओवरवर्क्ड, कि वो ज्यादा काम करके थक चुके हैं, बहुत ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है. मेल नरिश्ड, उनके अंदर गिजा की कमी है, भूखे हैं, इफलास है, एंड एग्जॉस्टेड, और थक चुके हैं. द पोएम इम्प्लाइज दे आर बर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये पोएम ये तासुर देती है कि जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबे हुए हैं, थके हुए हैं. एंड अ ग्रीफ फार बियॉन्ड देयर ईयर्स, और दुख उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है, इसमें सालों की कोई कैद नहीं. हम ये नहीं कह सकते कि दुख सालों के गुजरने के साथ आता है. जिनकी तरफ दुख आता है उसके लिए सालों की कैद लाजमी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. समराइज द मेन थीम्स ऑफ द पोएम. समराइज करो, एक जगह पे आप इकट्ठे करो कौन कौन से मेन थीम्स हैं, नजरियात हैं जो इस पोएम में बयान किए गए हैं. इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में, यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, लैंग्वेज स्ट्रक्चर ठीक हो आपका, एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और वो जो लिंकिंग वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं उनका भी सही बयान करें. द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ चाइल्ड लेबर. उजागर हुए हैं कौन कौन से थीम्स? एक तो ये बच्चों से ली जाने वाली मेहनत, मुशक्कत, गैर जरूरी मेहनत. इनोसेंस लॉस, जो बचपन है, मासूमियत है, उसका खात्मा, उसका जाया हो जाना. एंड सोशल इनजस्टिस, और मुआशरे के अंदर जो बेइंसाफी है उसकी तरफ इशारा किया गया है. थ्रू विविड कंट्रास्ट, बड़े वाजे किस्म के तजाद, मुख्तलिफ आइडियाज शेयर हुए हैं. एंड इमोशनल अपील्स, और जज्बाती तौर पर अपील भी लोगों से की गई है. इट एम्फेसाइजेस, इसने जोर दिया है, हाउ सोसाइटी निग्लेक्ट्स इट्स ड्यूटी, कि किस तरह मुआशरा अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, जो हर मुआशरे की जिम्मेदारी है कि बच्चों की हिफाजत की जाए. एडिशनली, इसके अलावा, इट पोर्ट्रेज, ये एक और चीज को जाहिर करती है, हाउ दिस नेग्लेक्ट लीड्स टू डीप सॉरो एंड सफरिंग, कि मुआशरा सिर्फ यही नहीं कि निग्लेक्ट कर रहा है, उसका एक रद्द अमल भी है कि किस तरह इस निग्लेक्ट करने की वजह से, इस लापरवाही की वजह से गहरा दुख और तकलीफें फैल रही हैं. इवन इन अ सपोजिडली फ्री एंड हैप्पी नेशन, यहां तक कि एक ऐसी ताकत जो सुपर पावर बन के सामने आ रही है, उस आजाद और खुश कौम में, उसके अंदर भी कितनी तकलीफें जो हैं वो पनप रही हैं, पल रही हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डू द पोएट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर कंट्रास्ट विद द चिल्ड्रन सफरिंग. जो पोएट ने नेचर की को बयान किया है, डिस्क्राइब किया है, वो किस तरह से एक कंट्रास्ट है बच्चों की तकलीफों के साथ. कंट्रास्ट, ऑपोजिट, उसका बिल्कुल उलट. नेचर इज शोन एज जॉयफुल एंड फ्री. कुदरती नज़ारों को और कुदरती चीज़ों को कैसे दिखाया गया है कि वो आज़ाद हैं और खुश हैं. द यंग लैम्स आर ब्लीटिंग इन द मीडोज. छोटे छोटे जो बकरी के बच्चे हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, मिनमिना रहे हैं खेतों में. While the children are described as weeping and weary, जबकि जब बच्चों का जिक्र किया गया, छोटे छोटे बच्चों का, तो वो रोते हुए और थके हुए. This contrast underscores how unnatural and cruel their suffering is. ये जो कंट्रास्ट है इससे पता चलता है कितनी जालिमाना और गैर फितरी है वो रवैये is compared to the freedom and happiness found in the natural world. कुदरती
दुनिया के अंदर जो आज़ादी और खुशी है उसका कितना उलट है वो रवैये जो उन छोटे बच्चों के साथ अपनाए गए और उसका असर उनकी जिंदगियों के ऊपर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट माइट बी द पोएट्स पर्पस इन रिपीटिंग द फ्रेज? क्या हो सकता है शायर का मकसद इस फ्रेज को बार बार दोहराने में, ओ माई ब्रदर्स? हाउ डज दिस रेपिटेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोएम्स ओवरऑल टोन एंड मीनिंग? जो पोएम का मजमूई तौर पर जो मतलब निकलता है या जो टोन उसमें इस्तेमाल की गई है उस पर इसका क्या असर है? द रेपिटेशन ऑफ ओ माई ब्रदर्स सर्व्स एज अ डायरेक्ट अपील टू द रीडर्स कंसाइंस। ये जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ओ माई ब्रदर्स, ये इंसान के लाशऊर को झंझोड़ने के लिए बार बार रेपिटेशन, कोई चीज रिपीट तब की जाती है जब वो हम उस पर स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं, दोहराते हैं ताकि लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पर इंसान का जमीर जगाने के लिए ये अपील की गई है। इट क्रिएट्स अ टोन ऑफ अर्जेंसी। यहाँ पर इससे एक टोन मिलती है कि बस जल्दी करने की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी चल रही है। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों को बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है। अर्जिंग सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रंस पेन एंड टेक एक्शन। यहाँ पर सोसाइटी को उभारा जा रहा है कि वो जान लें, पहचान करें और बच्चों की तकलीफों को दूर करने के लिए कोई एक्शन लें। क्वेश्चन नंबर 8, which is the last question of comprehension. Analyze how the poet contrasts the experiences of the old and the young in the poem. तजिया करें कि जो शायरा है उसने जो एक्सपीरियंसेस की बात की है बूढ़ों के और बचपन के, उनको किस तरह कंट्रास्ट में पेश किया है। व्हाट डीपर मीनिंग डज दिस कंट्रास्ट कन्वे, और कौन सा गहरा मतलब है जो इस कंट्रास्ट से हमें, तजाद से हमें मिलता है। द पोएटेस कंट्रास्ट द एक्सपेक्टेड सॉरो ऑफ द ओल्ड, वो उजागर करती है कि जो बूढ़े हैं उनके ऊपर तो दुख आना ही आना है, विद द अनएक्सपेक्टेड सफरिंग ऑफ द यंग, और वो कहती है एक्सपेक्टेड है कि बूढ़े अपनी जवानी को याद करके दुख मनाएं, लेकिन बच्चे जो हैं उनका जो दुख है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। वाइल ओल्ड एज ऑफन कैरीज ग्रीफ एंड रिफ्लेक्शन, बुढ़ापे में अक्सर लोग दुखी हो जाते हैं और वो रिफ्लेक्शन यानी अपनी जवानी को याद करके अफसुर्दा होते हैं। द पोएम हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन, ये पोएम उजागर करती है कि जो बच्चे हैं हु शुड बी केयरफ्री, इनको होना चाहिए आज़ाद, इनको होना चाहिए लापरवाह, आर इंस्टेड बर्डन्ड एंड ब्रोकन, बजाय इसके कि वो लापरवाह हों, वो खुश हों, वो ऐसे है जैसे उनके ऊपर कोई बोझ है और वो टूटे फूटे हैं। एम्फसाइजिंग द अननेचुरल क्रूअल्टी ऑफ देयर सिचुएशन, जोर दिया है कि कितनी गैर फितरी जुल्म है इस पूरी सूरत हाल में। एंड कॉलिंग फॉर सोशल रिफॉर्म, और ऐसा लगता है जैसे शायरा लोगों को झंझोड़ के कह रही है कि वो मुआशरे के अंदर इस्तिलाहात, बेहतरियां लाने के लिए कुछ करें, उठ खड़े हों। ये एक पुकार, एक कॉल है। यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो एंड होते हैं। इसके बाद जो कॉन्टेक्चुअल क्लूज हैं और अदर एक्सरसाइजेस हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, इसको बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको टाइम पर सारी वीडियोस मिल सकें और आपको अपना टेक्स्ट समझने में और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।